Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 30th April 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also access to some of our freely available video lectures by logging on to our online portal online.spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about India and United Nations Security Council, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. The ideas discussed here can also be important from political science optional point of view. This article is based on the interview of Syed Akbaruddin, who is India's permanent representative to the United Nations. In fact, today he will be retiring from this post, and that is why this interview has featured in the newspaper, and this article is based on his interview. So this year India is scheduled to get elected as a non-permanent member to United Nations Security Council, और इस कारण से सैयद अकबरुद्दीन साहब से पूछा गया कि अगर इंडिया इस साल एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इलेक्ट हो जाता है इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो क्या क्या इनिशिएटिव्स वो लेकर के आ सकता है. So this entire article is based on United Nations Security Council, its membership and what initiatives India might propose once it becomes member to United Nations Security Council. एक बार United Nations Security Council का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. There are 15 members in United Nations Security Council. 5 are known as permanent members. उनकी सीट हमेशा बनी रहती है, उनको कोई इलेक्शन कंटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है in order to get a seat in United Nations Security Council, and they are known as P5 members, and they are US, UK, France, रसिया एंड चाइना, वाइल देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनको इलेक्ट करके भेजा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो जनरल असेंबली के जो 193 मेंबर्स हैं वो इनको इलेक्ट करके भेजते हैं टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर. और कोई भी फैसला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग से होता है, और उस वोटिंग में 9 मेंबर्स मस्ट वोट इन फेवर ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीजन, तभी जाकर के वो फैसला लिया जा सकता है. तो आउट ऑफ दिस 15 मेंबर्स अगर 9 मेंबर्स येस वोट करेंगे तभी वो फैसला लिया जा सकता है. बट These 5 members have an advantage. इनके पास वीटो पावर होता है, मतलब if they vote against any resolution in United Nations Security Council, then that resolution won't be passed. तो एक बार जरा सा इलेक्शन का प्रोसेस समझते हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर नॉन परमानेंट मेंबर्स. तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली इलेक्ट करके भेजती है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल टर्म्स. तो इनको 2 साल के लिए भेजा जाता है, और नॉन रिन्यूएबल टर्म्स का मतलब कि एक बार अगर आपका 2 साल का टर्म कंप्लीट हो गया तो आप दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकते इन कॉन्टिनम. तो आपको 2 साल का गैप का वेट करना होगा, फिर जाकर के आप दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सारे कंट्रीज़ के पास 1 वोट होता है, यानी कि 1 कंट्री 1 वोट का प्रिंसिपल फॉलो होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. और वो लोग मिल करके इलेक्ट करके भेजते हैं दीज नॉन परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. किसी भी एक कंट्री को इलेक्ट होने के लिए इट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 2/3 वोट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू गेट इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. और ये जो इलेक्शन होता है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए हर साल होता है. तो हर साल 5 सीटों के लिए इलेक्शन होता है, और इस तरीके से हर कंट्री का 2 साल का टर्म फिक्स हो जाता है. हर साल 5 सीटें, तो अगले साल फिर नेक्स्ट 5 सीटों के लिए इलेक्शन, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर जो पहली 5 सीट थी उसके लिए इलेक्शन हो जाएगी. तो इस तरीके से हर कंट्री को 2 साल का टर्म मिलता है वंस इट गेट्स मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. एक बार जरा सा इलेक्शन प्रोसेस भी समझते हैं. सो देखो, पूरी दुनिया भर को 3 ग्रुप में बांटा गया है. अफ्रीकन एंड एशियन ग्रुप, ये पहला ग्रुप है. दूसरा है लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन ग्रुप,
और तीसरा है वेस्ट यूरोपियन एंड अदर्स ग्रुप। ये 3 ग्रुप बांटे गए हैं और इवन नंबर्ड ईयर में, जैसे कि 2020 अभी चल रहा है तो ये इवन नंबर्ड ईयर है। इस इवन नंबर ईयर में अफ्रीका एंड एशियन ग्रुप से 2 कंट्रीज इलेक्ट होकर के आएंगी, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ग्रुप से 1 कंट्री इलेक्ट होकर के आएगी और वेस्ट यूरोपियन एंड अदर ग्रुप से 2 कंट्री इलेक्ट होकर के आएगी। तो ये जो इवन ईयर चल रहा है अभी 2020, इसमें 2 सीटें आएंगी अफ्रीका और एशिया से, और इसमें से 1 सीट इंडिया उम्मीद कर रहा है कि उसको जाएगी एंड इंडिया विल गेट अ नॉन परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वैसे ही ऑड नंबर ईयर्स में अफ्रीका एंड एशियन ग्रुप के लिए 3 सीटें रहती हैं, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन ग्रुप के लिए 1 सीट एंड ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप के लिए 1 सीट रहती है। ये देखो, इसको यहाँ पे मैंने इस वर्ल्ड मैप के हेल्प से भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये जो एशिया एंड अफ्रीका ग्रुप है, इसको 2 सीटें मिलेंगी इन इवन ईयर एंड 3 सीटें मिलेंगी ऑड ईयर में। और ये जो लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ग्रुप है, इसको 1 सीटें मिलेंगी बोथ इन ऑड एज वेल एज इन इवन ईयर। और ये जो वेस्ट यूरोपियन एंड अदर ग्रुप है, इसको 1 सीट मिलेगी इन ऑड ईयर एंड 2 सीट मिलेगी इन द इवन ईयर। और इस तरीके से नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए इलेक्शन कराया जाता है इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम सैयद अकबरुद्दीन साहब से कि अगर इंडिया इलेक्ट हो जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो कौन कौन से इश्यूज़ को रेज करेगा। The first question, as I said, what global issues India will raise after getting a seat in United Nations Security Council this year? तो उनका जवाब था कि some global issues that India might raise in United Nations Security Council platform are global laws regarding cyber security and second, utilization of high seas। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज़रा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी को समझते हैं। एक बात आपको ध्यान से समझनी होगी कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन नहीं है फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। तो कोई भी ऐसा कन्वेंशन है ही नहीं, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं जो यूनाइटेड नेशन ने बना रखा है इन ऑर्डर टू रेगुलेट साइबर क्राइम एंड रेगुलेट साइबर सिक्योरिटी। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन जरूर है, एक इंटरनेशनल लॉ जरूर है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका नाम है बुडापेस्ट कन्वेंशन, लेकिन कन्वेंशन यूएन द्वारा बनाया गया नहीं है। बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में जरा सा देख लेते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट सीक्स टू एड्रेस इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम्स बाय हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉज, इंप्रूविंग इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स एंड इंक्रीजिंग कोऑपरेशन अमंग्स्ट नेशन। सरल शब्दों में इंटरनेशनल लेवल पे साइबर सिक्योरिटी को रेगुलेट करने के लिए, साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए एक बुडापेस्ट कन्वेंशन बनाया गया। लेकिन इस कन्वेंशन में ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और इसके जो प्रोविजंस हैं दे मोस्टली फेवर यूरोपियन कंट्रीज़, और इसमें लगभग 64 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। यह बुडापेस्ट कन्वेंशन हैज़ कम इनटू फोर्स इन 2004। तो एक बार जरा ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इंडिया क्यों बुडापेस्ट कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। तो इंडिया का ऐसा मानना है कि द प्रोविजंस ऑफ बुडापेस्ट कन्वेंशंस आर बायस्ड टुवर्ड्स यूरोपियन नेशंस एंड दैट इज़ व्हाई इंडिया हैज़ नॉट बीन अ मेंबर टू बुडापेस्ट कन्वेंशन। इंडिया चाहता है कि एक यूएन बेस्ड, यूएन बैक्ड कन्वेंशन बनाया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी। दूसरा इशू जो इंडिया रेज करना चाहेगा ऑन यूएनएससी प्लेटफॉर्म वंस इट गेट्स इलेक्टेड इज क्लैरिटी ऑन हाई सी लॉज। तो इसको भी ज़रा समझते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी एक तरह का इंटरनेशनल लॉ है मेड बाय यूनाइटेड नेशन रिगार्डिंग डिफरेंट जोन ऑफ ओशंस एंड हाउ दे विल बी यूटिलाइज्ड। उसके हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से ओशंस को 3 जोन में बांटा गया है। किसी भी कोस्टल एरिया से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर, और उससे और आगे तक 12 नॉटिकल माइल्स जोन तक को कहा जाता है कॉन्टिजुअस जोन, एंड ओवरऑल बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक के जोन को उस कंट्री का कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये 3 क्लासिफिकेशन की गई हैं अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी। ये जो टेरिटोरियल वाटर जोन होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, इसका मतलब ये है कि दिस जोन ऑफ वाटर और ओशन इज एज गुड एज टेरिटरी ऑफ दिस कंट्री इटसेल्फ। यानी कि बेस लाइन से अगर मान लो भारत के 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होगा ओशन का, वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के हिसाब से वो इंडिया की ही टेरिटरी है। उसके अलावा बेस लाइन से
200 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब ये है कि इस एरिया में जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, चाहे फिशेस हो जाएं या पॉलिक मेटालिक नोड्यूल्स हो जाएं या हाई वेट मिनरल्स हो जाएं, वो सारे के सारे जो मिनरल्स हैं फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, उसका एक्सट्रैक्शन वो कंट्री करेगा जिसके 200 नॉटिकल माइल्स तक के जोन में ये रीजन आता है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज बनाए गए हैं, जिसमें दुनिया भर के ओशन को डिवाइड किया गया है कि किस जोन तक किस कंट्री का उस पर कंट्रोल होगा। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेरिटोरियल सी बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल जोन और 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन उसके आगे का जो जोन होता है उसको कहा जाता है हाई सी। हाई सी मतलब इट इज़ ए ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन मतलब इट डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कंट्री, इट बिलोंग्स टू एंटायर वर्ल्ड ऑल टुगेदर। और इसमें किसी भी कंट्री को इजाज़त नहीं है दैट इट कैन एक्सट्रैक्ट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज विदाउट प्रायर परमिशन। फिर भी दुनिया के कुछ कंट्री जैसे कि चाइना या रसिया इस हाई सी एरिया से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, पॉली मेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। और इस कारण से इंडिया ने कहा है कि वंस इंडिया गेट्स इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देन इट विल रेज दिस इशू इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इंडिया चाहेगा कि एक क्लियर कट लॉ बनाया जाए, क्लैरिटी लाया जाए ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन हाई सी रीजन। और जो भी कंट्रीज इस प्रोविज़न को वायलेट कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कुछ एक प्रोविजंस लाए जाएं। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछा गया वो था रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT। तो इस पे उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पास कराने के लिए इंडिया बहुत कमिटेड है। इंडिया चाहता है कि इस कन्वेंशन को पास कराया जाए, लेकिन इसके जो प्रोविजंस हैं, वर्डिंग्स हैं, वो थोड़े पुराने हो गए हैं। इट वाज प्रेजेंटेड इन 1996। तो इतने सालों में बहुत कुछ बदल चुका है ग्लोबल ऑर्डर में, टेररिज्म का नेचर भी बदल चुका और इस कारण से उसकी वर्डिंग्स को थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है। एक बार ज़रा सा हम ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है क्या। 1996 में इंडिया ने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखा था इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिस डॉक्यूमेंट का नाम था कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। और इस डॉक्यूमेंट का पर्पस ये था कि इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एक इंटरनेशनल लॉ बनाया जाए इन ऑर्डर टू कर्ब एंड कंट्रोल इंटरनेशनल टेररिज्म। और इस के अंदर जो कन्वेंशन प्रपोज किया था इंडिया ने, दैट वाज कन्वेंशन, उसका नाम ही दिया गया था कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। उसके अंदर 4 मेजर ऑब्जेक्टिव लिखे गए थे। इस इंटरनेशनल लॉ का 4 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पहला, देयर शुड बी ए यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म दैट ऑल 193 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मस्ट एक्सेप्ट। दूसरा, देयर मस्ट बी ए कंप्लीट बैन ऑन ऑल टेरर ग्रुप्स वर्किंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दुनिया की कोई भी सरकार अब किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर सकती अगर ये इंटरनेशनल लॉ पास हो जाता तो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन सबमिटेड बाय इंडिया। तीसरा, टू प्रोसिक्यूट ऑल टेररिस्ट अंडर स्पेशल लॉ। तो इस कानून के हिसाब से दुनिया की हर एक सरकारों को एक स्पेशल कानून बनाना पड़ता अपने अपने देशों में इन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट ऑल टेररिस्ट। चौथा, टू मेक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड एक्सट्राडिटेबल ऑफेंस वर्ल्ड वाइड। तो कोई भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैलाएगा तो उसके बाद उसको एक एक्सट्राडिटेबल ऑफेंस की तरह माना जाएगा। इसको समझाता हूँ मैं। एक्सट्राडिटेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि मान लो कोई पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है और उसने जम्मू कश्मीर में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी की और वापस से वो पाकिस्तान में चला गया। अब अगर इंडिया ने प्रूव कर दिया कि इस टेररिस्ट ने इंडियन टेरिटरी में ये टेररिस्ट एक्टिविटी की है, तो इसका मतलब ये है कि नाउ दैट पर्सन जिसने इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाया है, ही विल बी एक्स्ट्राडाइटेड बाय पाकिस्तान इनटू इंडिया। मतलब पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को उसको इंडिया को सौंपना होगा और इंडिया के अंदर उसके खिलाफ केस मुकदमा चलाया जाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस वर्ल्ड वाइड। तो इतने सारे प्रोविजंस थे। ऑफ कोर्स कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान इसको नहीं मानते, चाइना इसको नहीं मानते, बिकॉज दे हैव बीन यूजिंग टेररिज्म एज अ
टूल अगेंस्ट इंडिया। तो उन्होंने अलग अलग प्रोविजंस पे कुछ अपोजिशन कर दिया और इस जो प्रपोजल है इंडिया का टू मेक एन इंटरनेशनल लॉ अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म, उसको अभी तक पास होने नहीं दिया है। जो 3 मेन ग्रुप हैं जो इस प्रोविज़न को अभी तक अपोज कर रहे हैं, दे आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एंड थर्ड इज़ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। वो इस प्रपोजल के अलग अलग प्रोविजंस पे कोई एक छोटी मोटी कमी निकाल करके अभी तक इसको पास होने नहीं दिया है इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। The next article is taken from international segment. It is about dams made by China on Brahmaputra river. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations, India and its neighborhood. So सबसे पहले न्यूज़ समझते हैं। So देखो, एक सैटेलाइट डेटा के स्टडी के बेसिस पे एक बात पता चली है दैट द डैम्स मेड ऑन मेकोंग रिवर has led to significant decrease in volume of water in lower Mekong countries. तो देखो 1990 से लेकर के 2019 तक, यानी कि 19 साल के डेटाज को स्टडी करके हमें ये पता चला है कि जो चाइना ने इस मेकोंग रिवर के ऊपर डैम बनाया है, उस डैम के कारण जो लोअर मेकोंग रिवर के कंट्रीज़ हैं जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इन सब को जो ओवरऑल वाटर अवेलेबल है मेकोंग रिवर का वो कम हो गया है। मेकोंग रिवर को एक बार जरा सा ट्रेस भी कर लेते हैं अच्छे से। मेकोंग रिवर ओरिजिनेट्स इन चाइना एंड देन इट एंटर्स इनटू म्यांमार एंड इट क्रिएट्स अ बॉर्डर बिटवीन म्यांमार एंड लाओस, आप देख सकते हैं। देन इट क्रिएट्स अ बॉर्डर बिटवीन म्यांमार, Thailand and Laos, and then ultimately it enters into Vietnam where it creates border between Vietnam and Cambodia, and then finally it drains into South China Sea. तो ये है मेकोंग रिवर और इसके ऊपर जो डैम बनाया है चाइना ने, उस कारण से ये जो लोअर मेकोंग कंट्रीज़ हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है एज़ फार एज द वॉल्यूम ऑफ मेकोंग वाटर इज़ कंसर्न। तो अब इंडिया में भी इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं आफ्टर दिस स्टडी, आफ्टर दिस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड, कि चाइना ने जो डैम बनाए हैं ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, उस कारण से ब्रह्मपुत्रा का जो वॉल्यूम है वो ज़रूर इंडिया के लिए भी कम हो गया होगा। बट इस पे इंडिया के ऑफिशियल्स ने जवाब दिया है कि चाइना ने जो भी डैम बनाए हैं उससे इंडिया के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर की कमी नहीं हुई है। चाइना ने जो पहला डैम ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बना करके उसको ऑपरेशनलाइज किया था, दैट वाज अ डैम इन जैंगमू ऑन ब्रह्मपुत्रा, दैट वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन 2015। सो इस तरह का आप देख सकते हैं, ये जैंगमू हाइड्रो पावर स्टेशन है दैट वाज क्रिएटेड बाय चाइना इन गाइका कंट्री ऑफ तिब्बत। और इंडियन ऑफिशियल्स का ऐसा मानना है कि चूँकि चाइना इस डैम का इस्तेमाल बस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करता है, इसके पानी को किसी और पर्पस के लिए डेविएट नहीं करता है, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर के लिए या फिर इरिगेशन के लिए यूटिलाइज नहीं करता। चाइना इसके पानी को बस रोकता है, होल्ड करता है, स्टोर करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और वापस से उसको रिलीज़ कर देता है। इस कारण से बिकॉज ऑफ दिस डैम देयर माइट नॉट बी एनी डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, और इस कारण से इंडिया को इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। The next article is again taken from international segment. It is about India being put on priority watch list. This topic is again important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So एक बार जरा सा बैकग्राउंड समझते हैं इस न्यूज़ का। देखो, अमेरिका के अंदर एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, और ये एक तरह का ग्रुप है जिसमें वहाँ के इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स, बिजनेस हाउसेज, बिजनेस पर्सनालिटीज़ मिल करके उन्होंने एक ग्रुप बनाया है अमेरिका का जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। एंड एवरी ईयर दिस ग्रुप यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव पब्लिशेज अ रिपोर्ट नोन एज एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट, और इस एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट में दुनिया भर की कंट्रीज़ को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटेक्शन गिवन बाय दीज कंट्रीज इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अलग अलग देश अपने अपने देशों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कितना प्रोटेक्ट करता है, कितना रिस्पेक्ट देता है, उसके बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है एवरी ईयर बाय USTR इन इट्स रिपोर्ट नोन एज स्पेशल 301 रिपोर्ट।
और इस रिपोर्ट में दुनिया भर की कंट्रीज़ को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पहला ग्रुप है उसको हम कहते हैं प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, और जो भी कंट्री का नाम इसमें होता है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री का, फॉरेन कंट्री लिस्ट में, उसका मतलब ये है कि उस कंट्री ने अपने देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन नहीं दिया है अच्छे से, एंड दैट इज़ वाई यूएसटीआर सजेस्ट करता है अमेरिकन सरकार को कि उस कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशंस ख़त्म कर दिए जाए। एज यू कैन रीड, अ प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री इज़ द वर्स्ट क्लासिफिकेशन गिवन टू अ फॉरेन कंट्री दैट डिनाई एडिक्वेट एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेड सैंक्शंस विल बी अप्लाइड ऑन द कंट्रीज दैट इज़ प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। तो ये सबसे ख़राब कैटेगरी है। अगर किसी भी कंट्री का नाम इसमें डाल दिया गया तो इसका मतलब ये है कि वो कंट्री अपने देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करता है और उस कंट्री के खिलाफ ट्रेड सैंक्शंस लगा देने चाहिए। अमेरिकन सरकार को ऐसा सजेस्ट करती है, एडवाइस करती है यूएसटीआर। जो दूसरा कैटेगरी है उसका नाम है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्री। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज आर दोज हु हैव सीरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डेफिशिएंसीज, यानी कि उनके देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, और इस कारण से सजेस्ट करती है यूएसटीआर अमेरिकन सरकार को कि इन कंट्रीज़ को ध्यान से वॉच किया जाए, इन पे अटेंशन रखा जाए, और अगर इनका परफॉर्मेंस ऐसा ही ख़राब रहा तो इनको प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री में डाल दिया जाना चाहिए, यानी कि इनके साथ ट्रेड करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन तीसरा कैटेगरी भी है जिसका नाम है वॉच लिस्ट, और वॉच लिस्ट का मतलब है कि वो कंट्री जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है बट स्टिल दे आर बेटर देन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्री। तो वॉच लिस्ट कंट्री वाले थोड़े से रिलेटिवली बेटर हैं एज कंपेयर टू प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट टू दीज कंट्रीज़ कि आप अपने देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ज़रा और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो इस तरीके से कंट्रीज़ को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है बाय यूएसटीआर इन इट्स स्पेशल 301 रिपोर्ट। और न्यूज़ ये है कि इंडिया को वापस से जो स्पेशल 301 रिपोर्ट 2020 की पब्लिश हुई है उसमें इंडिया को वापस से प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्री में डाल दिया गया। इंडिया बहुत पहले से इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ग्रुप में है, और इंडिया के अलावा 9 और कंट्री हैं जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ग्रुप में, जैसे कि अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चाइना, चिली, इंडोनेशिया, कुवैत, रसिया, थाईलैंड, यूक्रेन, वेनेजुला। आप सारे नाम याद मत रखो, बस आप इतना याद रखो कि बोथ इंडिया एंड चाइना हैव बीन पुट इन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट बाय यूएसटीआर इन स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो इसका मतलब ये है कि इन सब कंट्रीज़ को एक तरह का इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और स्ट्रेंथन करो, अदरवाइज वी माइट पुट यू इन प्रायोरिटी फॉरेन कैटेगरी एंड वी माइट पुट ट्रेड सैंक्शंस अगेंस्ट यू। The next article is taken from national segment. It is regarding names of cyclones. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian geography point of view. आप देख सकते हैं कि cyclones as it is आपके syllabus में mentioned है. Important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity and cyclone. तो यहाँ पे जरा cyclone के बारे में समझते हैं. Let us first of all see how cyclones are created. तो देखो, जनरली साइक्लोन्स गर्मी के दिनों में बनते हैं, मोस्टली इन द मंथ्स ऑफ समर लाइक फ्रॉम जून टू अक्टूबर, और वो भी लेट समर जब हीटिंग ज़्यादा होती है। तो देखो, जब हीटिंग होती है तो उस टाइम में जो ओशनिक वाटर होता है उसके किसी एक लोकलाइज जोन पे एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है, और जब एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर जोन में तो वहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। वैसे तो हीटिंग हर जगह है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मान लो यहाँ पे ऊपर में क्लाउड नहीं है और इस कारण से एक पर्टिकुलर जोन में ज़्यादा हीटिंग होगी तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाएगा। और लो प्रेशर जोन बनने का मतलब ये है, आप अपने बेसिक ज्योग्राफी में ज़रूर इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे कि यहाँ का एयर हीट हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, और एयर हीटेड हो जाएगा, एक्सपैंडेड हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर विल स्टार्ट राइजिंग एज अ कन्वेक्शनल विंड। और ये जब कन्वेक्शनल विंड ऊपर उठना शुरू करेगा देन इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ क्लाउड्स एंड इट विल ऑल्सो लीड टू कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो सरल शब्दों में, एक्सेसिव हीटिंग इन अ पर्टिकुलर जोन इन द ओशन विल लीड टू क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर जोन, दैट लो प्रेशर जोन विल अल्टीमेटली लीड टू कन्वेक्शनल विंड एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर जोन इन द ओशन। और जब एक बार किसी भी एक पर्टिकुलर जोन में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो सराउंडिंग साइड से जहाँ पे अब रिलेटिवली हाई प्रेशर होगा वहाँ से अब विंड्स
कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगी इन दिस लो प्रेशर जोन। तो सराउंडिंग एरिया से विंड्स अब इस जोन में आने की कोशिश करेंगी एट ए फास्ट रेट, क्योंकि यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे कन्वेक्शनल विंड है, यानी कि विंड ऊपर उठ रही है, तो एक तरह का वैक्यूम भी क्रिएट हो रहा है। बट ये विंड जब इस लो प्रेशर जोन की तरफ कन्वर्ज होंगी तो दे विल गेट ऑल्सो डिफ्लेक्टेड एंड दे विल गेट डिफ्लेक्टेड इन राइट हैंड साइड बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। चूँकि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन होता है। तो दीज विंड्स विल गेट डिफ्लेक्टेड इन राइट हैंड साइड्स बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू अ फास्ट सर्कुलेटिंग विंड। ये जब पास में विंड्स आएंगे सराउंडिंग एरिया से और थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट भी होते रहेंगे बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, तो ये जोर जोर से यहाँ पे एक दूसरे पे कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे पे चढ़ने की कोशिश करेंगे और जोर जोर से रोटेट भी करेंगे। तो इस तरीके से एक एंटी क्लॉकवाइज फास्ट रोटेटिंग विंड सिस्टम बन जाएगा इन द पेरिफेरी, जबकि सेंटर में कन्वेक्शनल विंड प्लस कन्वेक्शनल रेनफॉल, इस तरह का एक सिस्टम बन जाएगा। और इस पूरे सिस्टम को साथ में हम कहते हैं साइक्लोन। आप देख सकते हैं इस तरह का फास्ट रोटेटिंग विंड पेरीफेरी में और सेंटर में कन्वेक्शनल विंड प्लस रेनफॉल, इस सिस्टम को हम कहते हैं साइक्लोन। और साइक्लोन्स नाउ आर पुश्ड बाय ट्रेड विंड्स। तो इस तरह के ट्रेड विंड्स होती हैं जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। आपको पता होगा, आपने अपने बेसिक ज्योग्राफी क्लास में पढ़ रखा होगा, ये ट्रेड विंड्स ऐसे साइक्लोन्स को इंडियन कोस्ट की तरफ पुश करते हैं एंड दैट इज वाई दीज साइक्लोन्स हिट द स्टेट्स दैट आर इन ईस्टर्न साइड, दैट लाइक उड़ीसा और इवन आंध्र प्रदेश जो ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, उनको ये साइक्लोन्स हिट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ साइक्लोन्स। अब जरा देखते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है। दिस न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। आपने अक्सर नाम सुन रखे होंगे साइक्लोन्स के, अलग अलग साइक्लोन्स के नाम की। इस वर्धा साइक्लोन अब आ रहा है, तो फिर लुबान साइक्लोन आ रहा है, तितली साइक्लोन। तो इस तरह के साइक्लोन्स के नाम कैसे पड़ते हैं ये हमें जानना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में 2014 में पूछा जा चुका है कि हाउ साइक्लोन्स आर नेम्ड। तो एक बार जरा समझते हैं। देखो 2004 से पहले साइक्लोन्स का नेमिंग का प्रोसेस नहीं था। 2004 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉट द प्रोसेस ऑफ नेमिंग साइक्लोन्स, जिसमें 8 कंट्रीज़ की एक ग्रुप बनाई गई। ऑल दोज 8 कंट्रीज़ इन इंडियन ओशन हु आर अफेक्टेड बाय दीज साइक्लोन्स। और ये 8 कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड श्रीलंका। इन 8 कंट्रीज़ की ग्रुप बनाई गई और इनसे एक लिस्ट मांगा गया कि आप अपने अपने हिसाब से नाम सजेस्ट करो। और सारे कंट्रीज़ को बोला गया कि आप अपने अपने हिसाब से 4 नाम सजेस्ट करो। और टोटल 32 नेम्स की एक लिस्ट बनाएगी इस तरह की, और इस तरह की एक प्रॉपर लिस्ट बना दी गई। बांग्लादेश ने एक मान लो एक नाम सजेस्ट किया लहर, तो फिर इंडिया ने सजेस्ट किया, बांग्लादेश ने सजेस्ट किया हेलेन, इंडिया ने सजेस्ट किया लहर, मालदीव ने सजेस्ट किया मादी। तो इस तरह की सब ने अपनी अपनी 4 नाम सजेस्ट किए और इस तरह की एक लिस्ट बना दी गई। और अब जब पहला साइक्लोन आया आफ्टर दिस लिस्ट वाज क्रिएटेड, तो उसका नाम रखा गया हेलेन। फिर जब दूसरा साइक्लोन आया तो उसका नाम रखा गया लहर, तीसरा आया तो रखा गया उसका मादी। और इस तरीके से इस साइकिल में सारे साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है। और ये नेमिंग का प्रोसेस इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि सारे कंट्रीज़ के बीच में बेहतर कम्युनिकेशन हो अबाउट द साइक्लोन दैट ओरिजिनेट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम। ताकि अब ऐसा होगा कि कोई एक कंट्री उसको किसी और नाम से बोलेगा, कोई दूसरा कंट्री उसको किसी और नाम से बोलेगा, देन दैट विल लीड टू अननेसेसरी कन्फ्यूजन। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन एक प्रॉपर नेमिंग का सिस्टम स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ये न्यूज़ अभी इसलिए है क्योंकि ये जो लिस्ट क्रिएट किया गया था 2004 में, वो अब लगभग ख़त्म हो चुका है। एक जो आखिरी नाम है जो श्रीलंका ने सजेस्ट किया था, अम्फन, वो अभी तक बचा हुआ है। यानी कि जब अगला साइक्लोन आएगा इस जोन में तो उसका नाम होगा अम्फन। उसके बाद ये लिस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ वाई अ न्यू लिस्ट हैज़ टू बी क्रिएटेड। और उस न्यू लिस्ट को बनाने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार आपको एक बात ध्यान रखनी कि पिछले बार तो 8 कंट्रीज़ ने मिलकर के ये लिस्ट प्रिपेयर किया था, लेकिन इस बार 5 नए कंट्रीज़ को और इंक्लूड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द लिस्ट फॉर द नेम्स ऑफ साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन इंडियन ओशन रीजन। और ये 5 नए कंट्रीज इस बार ऐड हुए हैं। दे आर सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, येमेन एंड ईरान।
In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 246 to 250. Topic number 246 is about Tangkhul tribes. Tangkhuls are major ethnic group living in Indo-Burma border area occupying Ukhrul district in Manipur, India and Somra Tract Hills, Laisi Township and Homali Township and Tamu Township in Burma. आप बस इतना याद रखो कि ये जो एथनिक ग्रुप है ये इंडिया के उखरूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में मिलते हैं. एटमैक्स ये सवाल पूछा जा सकता है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. टॉपिक नंबर 247 इज अबाउट प्लेसेस इन न्यूज़. तो ये प्लेसेस इस साल न्यूज़ में रहे थे, लाइक ट्रांसनिस्ट्रिया इन मोल्डोवा, सोमाली लैंड इन सोमालिया एंड मिंडनाओ इन फिलीपींस. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस न्यूज़. Topic number 248 is about the Nuclear Energy Agency. The Nuclear Agency is the intergovernmental agency that facilitates cooperation amongst countries with advanced nuclear technology infrastructure to seek excellence in nuclear safety, technology, science, environment and law. The Nuclear Energy Agency is under the framework of Organization for Economic Cooperation and Development and it is headquartered in Paris, France. Please attempt this question that is based on this topic. सुरक्षित मातृत्व आसवान इनिशिएटिव, सुमन इनिशिएटिव is topic number 249 and this Suman initiative has been started by Union Ministry of Health along with State Ministry of Health और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है to bring zero preventable maternal and newborn death. Under it, pregnant women, mothers up to 6 months after delivery and all sick newborn will be able to avail free healthcare benefits. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 250 is about Ghoramara Island. Ghoramara Island is located in Ganga estuary of West Bengal. It is part of Sundarban Delta complex of Bay of Bengal. It is slowly being submerged by rising sea levels, forcing people to migrate in large numbers. Also, sometimes it is referred as sinking island. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 241 to 245 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by you people and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.